बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने गिवन है। आज हमने चैप्टर नंबर 6 से जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशंस और इसके जो फैक्टर्स हैं, इसका जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर एंड एक्सेप्शंस जो है यहाँ पे उसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले एक टॉपिक हमारे पास है कोवलेंट रेडियाई, उसको डिस्कस कर लेते हैं। The covalent radius of an element is defined as half of the single bond length between two similar atoms covalently bonded in a molecule। एक मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स हैं अगर वो कोवलेंट बॉन्ड हमने बनाया हुआ है, उस कोवलेंट बॉन्ड का हमने क्या करना है, उसका हमने हाफ डिस्टेंस लेना होता है। वो हाफ डिस्टेंस दैट इज कोवलेंट रेडियाई। क्यों? वो जो एटम हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस लेंथ का हाफ ले रहे होते हैं। वो जो हाफ होता है दैट इज द रेडियस ऑफ अ सिंगल एटम। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोवलेंट रेडियस में हमारे पास जो H2 मॉलिक्यूल है वो हमारे पास अगर हम देखें उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो हमारे पास होती है 75.4 पिकोमीटर। तो इसका हम हाफ ले लें तो हाफ इज 37.7 पिकोमीटर एंड 37.7 पिकोमीटर इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ अ सिंगल हाइड्रोजन एटम in a molecule. Determination of covalent radii. The covalent radius of an atom can be used to determine the covalent radius of another atom. इससे हम ऐसा कर सकते हैं, covalent radii से किसी एक एटम का रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ जो डिटरमाइन की गई है वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ है दैट इज 176.7 पिकोमीटर है। अब हमने करना क्या है, इसका हमारे पास इसमें कार्बन है, एक क्लोरीन एटम है। क्लोरीन जो एटम है उसका भी जो रेडियस है वो हमें गिवन है दैट इज 99.4 पिकोमीटर। हमें चाहिए सिंगल कार्बन एटम। तो सिंगल कार्बन एटम हम क्या करेंगे, वो जो टोटल बॉन्ड लेंथ है टोटल में से हम क्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस उसको माइनस कर लेंगे तो जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अ कोवलेंट रेडियस ऑफ अ सिंगल कार्बन एटम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल डेफिनेशन है, ये आप लोगों को आना चाहिए। बाकी अगर हम ट्रेंड को देखते हैं तो जो कोवलेंट रेडियस होता है वो लेफ्ट टू राइट, हम जब पीरियड में मूव कर रहे होते हैं वो हमेशा डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। तो उसकी रीज़न जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से जो साइज होता है एटम का वो डिक्रीज होता है। जब साइज डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो कोवलेंट रेडियस होगा एटम का वो भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड इन द ग्रुप्स टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस वो जो है वो इंक्रीज होता है। उसकी रीज़न टॉप टू बॉटम जाने से शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ने से साइज बढ़ता है और साइज बढ़ने से जो कोवलेंट रेडियस वो इंक्रीज हो जाता है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको हमने डिस्कस करना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज अ minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom to form a cation। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, दैट इज द सेकंड नेम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम देखें, अगर हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो पीछे जो हमने प्लस साइन लगाना केटाइन बन गया, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज 1313 किलो जूल मोल इनवर्स। लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 520 किलो जूल पर मोल। सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना हो तो जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज 496 किलो जूल पर मोल। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना हो तो इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज 738 किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्चुअली द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी से हम स्टेबिलिटी भी चेक कर रहे होते हैं किसी भी एटम की। अगर तो वो उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, इट मीन्स वो एटम जो है वो इतना स्टेबल है। और इसके लिए जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं दैट इज किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी मोल इनवर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम मेजर कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 8 ग्रुप हैं और उसके अंदर जो नोबल गैसेस वाला जो ग्रुप है 8 ग्रुप है, दैट इसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे कि हम ग्राफ से नज़र आ रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे के सारे जो भी नोबल गैसेज हैं इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह है कि इनके जो वैलेंस शेल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और कंप्लीट ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल
ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, तो एनर्जी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अब चलते हैं इसके फैक्टर्स की तरफ, जो फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो नंबर 1 है एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोथ आर इनवर्स। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो डिक्रीज हो जाती है और कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। द न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन चेक करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज आर डायरेक्ट। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी इंक्रीज होगी। एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे होते हैं और वैलेंस सेल को, अगर उसका हम रिलेशन निकालते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड शील्डिंग इफेक्ट आर इनवर्स। शील्डिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट होता है न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस सेल के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर, उस अट्रैक्शन में कमी आना, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बोथ आर इनवर्स। जितना शील्डिंग इफेक्ट में इजाफा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी डिक्रीज होगी। पेनिट्रेशन इफेक्ट को अगर हम चेक करें तो जो s ऑर्बिटल होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू p, एज कम्पेयर टू d, एज कम्पेयर टू f। तो उसका रीज़न ये है जो s होता है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब पड़ा होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू p थोड़ा न्यूक्लियस से अवे चला जाता है, d उससे अवे चला जाता है, f उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ज़्यादा अवे चला जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ईजी होता है, तो उनकी एनर्जीज कम होती हैं। अब चलते हैं ट्रेंड की तरफ। ट्रेंड ऑफ वेरिएशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। तो अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप्स, इसको हमें डिस्कस करना है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। यहाँ पे आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन, इसका हमने आंसर देना है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी रीजन नंबर 1 ये है द इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर अनटिल अ मैक्सिमम वैल्यू इज रीच एट द एंड ऑफ द पीरियड। जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो प्रोटॉन्स बढ़ते हैं न्यूक्लियस के अंदर। This may explain in terms of periodicity of the electronic configuration of the elements. Each period begin with an element which has one electron in its valence shell and end with the completion of an electronic shell. जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पर फर्स्ट ग्रुप पड़ा होता है। जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एंड ग्रुप जो 8 ग्रुप है उसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। प्रोटॉन्स बढ़ने से अगर हम चेक करें तो जहाँ पर जो सेकंड रीजन है द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर मीन इंक्रीज इन प्रोटॉन इज एसोसिएट विद द न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है विच लीड्स टू स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं पीरियड हमारे पास जो है पीरियड तो वही होता है, शेल भी सेम पड़े होते हैं, शेल्स चेंज नहीं होते। तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे होते हैं, तो जो जब प्रोटॉन्स बढ़ते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज उतना इंक्रीज होता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के ऊपर वो उतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। द स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा तो एनर्जी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। इसे अगर हम रेडियस को डिस्कस करते हैं, साइज को डिस्कस करें तो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस सो द न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में भी कमी आती है, साइज डिक्रीज होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास सेकंड पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसकी जो एनर्जी है हमारे पास रीडिंग्स गिवन है 520, इसके बाद 900 एंड ये हमारे पास इसकी वैल्यू देखें जी 1086 है, ये हमारे पास 1402। इस तरह आयोनाइजेशन जो है वो पीरियड के अंदर इंक्रीज हो रही है। इस तरह अगर हम ग्रुप्स में चलते हैं डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ग्रुप्स के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। तो इसकी वजह दिस इज ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब हम ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो हर दूसरा एलिमेंट उसका शेल बढ़ जाता है। इस तरह शेल्स बढ़ते जाते हैं, जब शेल्स बढ़ते जाते हैं तो वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से उतना दूर चला जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा उसके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप उतनी कम होगी और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना उतना ईजी होगा और कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
between the nucleus and outermost electron decreases with increase in distance. The electron can be removed more easily and with less energy. कम एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. The force of attraction also decreased due to increasing shielding effect. Shielding effect भी ग्रुप्स के अंदर डिक्रीज हो रहा होता है, जो कि इस चीज़ का रिजल्ट होता है कि जो अट्रैक्शन होते हैं न्यूक्लियस की उसको वो काम कर रहा होता है. इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स विच काज डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, उससे भी आयोनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज हो जाती है. तो अगर हम ग्रुप को देखें, फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. लिथियम की एनर्जी सबसे ज़्यादा है. डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाती है. तो उसके रीज़न वही है, उनके साइज बढ़ते जाते हैं. इसके अलावा यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं. एक्सेप्शंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं. दो एक्सेप्शंस हैं. एक तो जी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है ग्रुप थर्ड की एलिमेंट्स की आर लेस एज कम्पेयर टू सेकंड ग्रुप. सेकंड ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन जो सेकंड ग्रुप है उनकी एनर्जी थर्ड से ज़्यादा हो जाती है. तो उसकी वजह इन थर्ड ग्रुप द इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द पी सबशेल विच इज मोर एक्सटेंडेड ऑर्बिटल देन एस ऑर्बिटल. जो एस हमारे पास जो थर्ड ग्रुप है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम चेक करें, उसका एस फुलफिल्ड होता है, उसके पी में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, और वो पी जो होता है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता है. एक्सटेंडेड मीन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है. जितना वो न्यूक्लियस से ऑर्बिट दूर जाएगा, अट्रैक्शन उतनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकालना उतना ईजी होगा. मोरओवर वी हैव टू ब्रेक द पेयर फ्रॉम द एस ऑर्बिटल ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स. अगर हम सेकंड ग्रुप को देखें तो उसका जो एस है वो फुल फील्ड है, और फुल फील्ड में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है सेकंड ग्रुप की वो बढ़ जाती है. इसी तरह अगर हम ग्रुप 5 और 6 को डिस्कस करें तो ग्रुप 5 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द 6 ग्रुप. उसके रीज़न ये है जो 5 ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उनका जो पी सबशेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम चेक करें तो उसका पी हाफ फील्ड होता है. तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स. अगर हम 6 ग्रुप को देखें, the half-filled p orbital is extra stable. This extra stability associated with the nitrogen family enhance their ionization energy value. तो ये जो स्टेबिलिटी है वो ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं 5 वाले, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसको इंक्रीज कर देते हैं. इन दिस वे ग्रुप 6 एलिमेंट्स हैव द एबनॉर्मल आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू. जो ग्रुप 6 है उसके पी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाफ से ज़्यादा आ जाते हैं, पार्शियल फील्ड में चले जाते हैं ऑर्बिटल, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ईजी हो जाता है क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं. इस वजह से जो ग्रुप 5 है या जो नाइट्रोजन है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है. उसके बाद हमारे पास दो डेफिनेशन है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ डाई पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी. इलेक्ट्रॉन सेकंड हमने रिमूव करना है तो उस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन या सेकंड इलेक्ट्रॉन दैट इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ये मैग्नीशियम की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज ये हमारे पास गिवन है तो प्लस 7730 किलो जूल मोल इनवर्स. इस क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है या सीक्वेंस आ जाती है. जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा ज़्यादा होती है सेकंड से, एंड सेकंड इज ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है.